गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में मनोविज्ञान विषय में चैप्टर 6 में अपने असाधारण व्यवहार में पढ़ रहे थे असामान्य व्यवहार को समझने के प्रतिमान। उससे पहले मैंने आपको जैवीय मॉडल समझाया था। अब समझेंगे मनोवैज्ञानिक मॉडल। मनोवैज्ञानिक मॉडल में असामान्य व्यवहार के लिए जिम्मेदार व्यक्तित्व के कारण, आघातजन्य अनुभव, जीवन के पूर्व सालों के अनुभव आदि का अध्ययन मनोवैज्ञानिक मॉडल के लिए किए गए हैं। असामान्य व्यवहार को समझने के लिए फलस्वरूप अलग अलग विचारधाराएं मनोविज्ञान में अस्तित्व में आई, जिसका मुख्य मॉडल निम्नानुसार है। सबसे पहला है मनोविश्लेषणात्मक मॉडल, जी किसने दिया था? फ्रॉइड ने। दूसरा है व्यवहारिक मॉडल। तीसरा है ज्ञानात्मक मॉडल और आगे का है मानवतावादी मॉडल, आंतरवैयक्तिक मॉडल। तो यहाँ पर हम मनोविश्लेषणात्मक मॉडल, व्यवहारिक और ज्ञानात्मक मॉडल का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो उसमें सबसे पहला है मनोविश्लेषणात्मक मॉडल। तो मनोविश्लेषणात्मक मॉडल यहाँ जैसे आपको मैंने दर्शाया वैसे फ्रॉइड नाम के मनोवैज्ञानिक है, उनका पूरा नाम है डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड की विचारधारा पर आधारित है। उन्होंने अपने चिकित्सात्मक अनुभवों के आधार पर उनके विचारधाराएं दर्शाई है। वो महत्वपूर्ण उनके ख्यालों द्वारा ज्ञान प्राप्त करेंगे। अचेतन मन और चेतन मन आपको यहाँ दर्शाया है, यहाँ आकृति में कि चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो चेतन, अचेतन, अर्धचेतन तो अपने को यहाँ समझना है। यहाँ आकृति में दर्शाया है चेतन और अचेतन मन। तो फ्रॉइड के अनुसार असामान्य व्यवहार के लिए अचेतन मन में दमित इच्छाएं, संवेग, दुखद अनुभव जिम्मेदार है। उन्होंने जो दर्शाया कि चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन के संघर्ष व्यक्ति को असामान्य की ओर ले जाते हैं। चेतन मन में ऐसी घटनाएं, अनुभव का अंकन हो चुका होता है जो व्यक्ति के लिए चुनौती रूप, दुखद और अपमानजनक होता है, सामाजिक और नैतिक तौर पर स्वीकार्य नहीं होता। वैसी हर एक इच्छाएं और संवेग अचेतन मन में रहते होते हैं। अचेतन मन की बातों से व्यक्ति जागृत नहीं होता है। फ्रॉइड ने चेतन और अचेतन मन को सरल समझने के लिए बर्फशिला का उदाहरण दिया है। जैसे समुद्र में तैरने वाली बर्फशिला बहुत कम भाग पानी में सपाटी से बाहर दिखता है, जबकि बड़ा भाग पानी के सपाटी के अंदर होता है। पानी के अंदर की बर्फशिला के भाग को अचेतन मन की ओर, ऊपर वो तैरने वाले भाग को चेतन मन, जैसे आकृति में आपको दर्शाया है कि ये अचेतन मन कहाँ दर्शाया है, यहाँ यह चेतन मन है। तो क्या है, ये पानी के नीचे वाला भाग है और ऊपर जो दिख रहा है वो चेतन मन है। तो ये आपको इस तरह से, यानी कि जो अपने मन के अंदर दबा हुआ होता है उसे अपने पूरे दिन, ऐसा नहीं कि हर समय अपने जो सोचते हैं वो अपने मन से अपने को कभी कभी तो ऐसे ख्याल आते हैं कि अपने को मालूम भी नहीं होता है कि अपने सोच लेते हैं कि ये क्या हुआ। अपने कभी किसी से बातचीत कर रहे हैं तो भी अपने वो बातचीत करते करते कुछ अलग सोचने लग जाते हैं। जो अलग सोचते हैं ना, अपना वहाँ ध्यान नहीं होता है। भले अपने बैठे हैं 10 लोगों के बीच और अपना, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको समझा रही हूँ और आप भले आपको मैं बोल रही हूँ, आप वीडियो देख रहे हो या क्लास में आप बैठे हो और आपको मैं पढ़ा रही हूँ। बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि पढ़ते पढ़ते भी कोई और प्रवृत्ति में लग जाते हैं। अभी यहाँ ध्यान हो और कब अचानक से टीचर कोई सवाल करें तो उनको पता ही नहीं होता है कि टीचर ने क्या बोला। तो वो जब पढ़ते लिंक आपकी पढ़ते समय भी जो आप पढ़ रहे हो, आपका ध्यान टीचर पे हो और आप जवाब दे रहे हो, तो वो चेतन मन है, जागृत मन है। और पढ़ते वक्त आपको पढ़ते पढ़ते दूसरी साइड आपका मन या आप दूसरी बात में लग जाते हैं, तो वो चालू क्रिया में आप दूसरे मन सोचने लगते हो कि 12 बजने आए हैं, अब कब घंटी बजेगी, भूख लगी है, रिसेस का टाइम होने आया हो। तब बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर रिसेस का इंतजार करने लग जाते हैं लास्ट चौथे पीरियड में, रिसेस के टाइम, कि अब भूख लगी है, घंटी बज जाए, फटाफट मैं समोसा ले लूँ या कुछ भी जो भी खाना है वो ले लूँ और खाना खा लूँ। तो ये क्या है, जो चालू पीरियड है, तो पीरियड में टीचर पढ़ाते हैं उसमें ध्यान नहीं है, और जिसका ध्यान टीचर के पढ़ाने में है उसका चेतन मन जागरूक है
और जिसका ध्यान नहीं है वो दूसरा सोचने लगता है, वो अचेतन मन के अंदर जो ख्याल पैदा होते हैं वो कहे जाते हैं। तो अचेतन मन में चलने वाली जो बातें हैं किसी न किसी रूप से बाहर आने का प्रयास करती है, कभी लिखने में या बोलने में, भूल में, तो कभी स्वप्न के तरीके से, या तो असामान्य व्यवहार, नाखून काटना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सोचते हैं तो नाखून काटते हैं, या कभी कोई कोई बाल खींचते हैं, पैर हिलाते हैं, एक ही क्रिया बार बार करना, ऐसी जो मनोविकृतियाँ के रूप में बाहर आती है। यहाँ ये मनोविश्लेषणात्मक मॉडल में समझने के लिए निम्न अहम, अहम और ऊपरी अहम को समझना जरूरी है। बच्चों, ज़्यादातर ये प्रश्न 3 मार्क्स में पूछा जाता है कि मनोविश्लेषणात्मक मॉडल समझाइए। तो ये पूरा आपको चेतन मन, अचेतन मन या निम्न अहम, अहम और ऊपरी अहम ऐसा लिखना होता है। तो यहाँ आपको निम्न अहम, इसको आईडी, ईगो और सुपर ईगो ऐसे कहा जाता है। तो फ्रॉइड ने व्यक्तित्व के 3 मुख्य उपतंत्र दर्शाए हैं। ऐसा शॉर्ट प्रश्न भी आता है 2 या 3 2 मार्क्स में कि फ्रॉइड ने व्यक्तित्व के कितने तंत्र दर्शाए हैं, उपतंत्र। तो 3, निम्न अहम, ऊपरी अहम और अहम। तो व्यक्तित्व के व्यवहार का आधार 3 उपतंत्रों पर है। अपना जो व्यक्तित्व का व्यवहार व्यक्ति करता है उसका आधार ये 3 बातों पर फ्रॉइड मानते हैं कि आधार है। निम्न अहम आईडी यह मूल वृत्ति पर आधारित है जो सुख के सिद्धांत का अनुसरण करता है। कभी कभी ये प्रश्न विकल्प में भी आता है, निम्न अहम का किस पर आधारित है, मूल वृत्ति पर आधारित सुख सिद्धांत पर अनुसरण करता है। इसमें मुख्य परस्पर 2 विरोधी मूल वृत्तियाँ शामिल होती है, जीने की मूल वृत्ति और मृत्यु की मूल वृत्ति। जीवन की मूल वृत्ति जीवन जीने की संरचनात्मक मूल वृत्ति है जो ज़्यादातर जातीयता के साथ जुड़ी हुई होती है, ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं विश्व फ्रॉइड, जिसको लिबिडो या इरोस के नाम से भी जाना जाता है। देखो, फ्रॉइड ने मनोलौकिक विकास की अवस्थाओं में लिबिडो को दर्शाया है और उसको इरोस के नाम से भी जाना जाता है। मृत्यु की मूल वृत्ति खंडात्मक वृत्ति है जिसमें आक्रामकता की मूल वृत्ति को केंद्र स्थान में होती है। तो उसे केंद्र स्थान में होती है। आक्रामकता के 2 रास्ते हैं, बाह्य रास्ता यानी परपीड़न और आंतरिक रास्ता यानी स्वपीड़न। जब व्यक्ति कभी कभी कोई खंडात्मक विचार होता है, आक्रामक होता है, तो क्या करता है, खुद अपने आप को हानि पहुंचाते हैं, या बहुत गुस्सा आएगा, बहुत कुछ सब किसी से झगड़ा हुआ या दुखी है तो क्या करता है, खुद को ही मारता है, या खुद के हाथ काट देता है, नस काट देता है, खुद सुसाइड कर लेता है, या किसी और को मारता है, या दूसरे को मार देता है सामने जिसके पर गुस्सा है। तो ये बाह्य रास्ता मीन्स कि परपीड़न यानी किसी दूसरे को मारना, या स्वपीड़न यानी खुद को पीड़ा देना। यानी इस तरह से आक्रामक वृत्ति में व्यक्ति अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, मारता है, झगड़ना, खून करना जैसे व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। जबकि आक्रामकता की आंतरिक वृत्ति में अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, नाखून काटना, उंगलियां काटना, चमड़ी को काटना आदि आत्महत्या करना अत्यधिक स्वरूप से होता है। अहम वास्तविकता के साथ जुड़ा हुआ है उपतंत्र है। तो ये सामान्य तौर पर उम्र के साथ बच्चे में निम्न अहम के बाद ऊपरी अहम का विकास होता है। जब अहम ईगो नहीं कहते कि ये जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, बच्चे जो छोटे होते हैं उसमें निम्न अहम के बाद फिर धीरे धीरे अहम का विकास होता है। अहम एक नियंत्रक की भूमिका निभाता है और वह चेतन मन के साथ जुड़ा हुआ होता है। जीवन और परिस्थिति के वास्तविकता को ध्यान में रखकर निम्न अहम मांग को नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है। ऊपरी अहम आदर्शवाद और नैतिकता के साथ जुड़ा हुआ है। आपको जब प्रश्न पूछा जाए तो अहम, ऊपरी अहम ये आदि समझाना होता है। ऊपरी अहम समाज और संस्कृति के नियम, आदर्श और रीत रिवाजों मान्यताओं के साथ संबंधित है। तो वह अच्छा, बुरा, योग्य, अयोग्य के बीच की सीमा नैतिकता के आधार पर करता है। जिस व्यक्ति में अहम का विकास होता है उनमें आंतरिक नियंत्रण की क्षमता बढ़ती है और नैतिक गुण दृढ़ बनते हैं। यानी कि उच्च अहम आदर्शवादी होती है, नैतिकता के साथ जुड़ा होता है कि व्यक्ति जो नैतिक होगा ना, वो समाज और संस्कृति के रीति रिवाज होते हैं, मान्यताओं होती है, उसके संबंधित होते हैं। वो अच्छा, बुरा, योग्य, अयोग्य के बीच सीमा नैतिकता के आधार पर करता है। इसीलिए क्या होता है, वो अहम विकसित होता है उस व्यक्ति में। तो आंतरिक नियंत्रक की वो भूमिका उसके अंदर क्षमता बढ़ती है और वो नैतिक गुण उसके कि प्रामाणिक व्यक्ति है,
सच्चा बोलने वाला है, तो वो उसके जीवन में नैतिक मूल्य होगा ना, तो वो ये नैतिकता के आधार पर वो निर्णय लेगा। फ्रॉइड के मत से निम्न अहम अहम और ऊपरी अहम के बीच में बार बार संघर्ष होता है और व्यक्ति उसका समाधान प्राप्त न कर पाए तो मनोविकृति की शुरुआत होती है। ज़्यादातर व्यक्ति क्या करते हैं, कभी कभी कोई बात है मम्मी पापा से, फॉर एग्जांपल बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम का परिणाम अच्छा नहीं आया तो क्या करेंगे, मम्मी पापा से बातें नहीं शेयर करेंगे या नहीं बताएंगे। तो क्या होगा, उनका मन कहेगा कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। उसका मन जो उसका नैतिक अहम है, ऊपरी अहम है, वो स्वीकार नहीं करता है, फिर से वो मना करता है, वो छिपाता है। तो अंदर ही अंदर ये संघर्ष अपने मन में चलता रहता है। तो ये क्या होता है, वो लंबे समय रहे तो वो ठीक होता नहीं है और मनोविकृति को और बढ़ाता है। आगे का है मनोजातीय विकास की अवस्थाएं। मनोजातीय विकास की अवस्थाएं में बाद में आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। तो बच्चों, आज के लिए ये वीडियो में इतना ही। और बच्चों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।